हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल एक्यूटी एजुकेशन में फिर से आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस सेक्शन में हम इतिहास के दूसरे एपिसोड को देखेंगे। पहला एपिसोड हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। ये सीरीज बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के न्यू वैकेंसी जो 1799 पोस्ट पर आई हुई है, उसी के मद्देनजर बनाया गया है। हम इस सेक्शन में इतिहास से संबंधित कुछ सवाल को देखेंगे जो अक्सर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम इसमें प्राचीन इतिहास के कुछ सवाल को विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में है वह काल जब मनुष्य ने कृषि करना आरंभ किया था। बी में है वह काल जब घटनाओं का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं था। सी में है वह काल जब लेखन कला का विकास हो चुका था। और डी में है वह काल जब नगर सभ्यता का विकास हुआ था। तो प्रागैतिहासिक काल कब कहा जाता है? तो वह काल जब घटनाओं का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं था, तो वैसे काल को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। तो इस प्रकार बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जब मनुष्य ने अपने जीवन की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं छोड़ा था। इस काल की जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त होती है, जैसे औजार, गुफा चित्र, अस्थियां, मिट्टी के बर्तन, इस प्रकार के चीजों से जो है वहां के हम लोग इतिहास की जानकारी लेते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि इस काल में मानव मुख्यतः शिकार, फल संग्रह और मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते थे। इस काल में जो है मनुष्य अपना जीवन यापन शिकार करके, फल संग्रह करके, मछली पकड़कर, यानी इसी प्रकार से वो अपना जीवन यापन करते थे। और देखिए, अध्ययन की सुविधा से इसे तीन भाग में बांटा गया है प्रागैतिहासिक काल को। एक है पाषाण युग, और दूसरा है मध्य पाषाण युग, और तीसरा है नव पाषाण युग। पाषाण युग को हम लोग पूरा पाषाण युग भी कहते हैं, और जबकि मध्य पाषाण युग जो है इसके बाद के समय को कहा जाता है, और नव पाषाण युग जो है प्रागैतिहासिक काल के अंतिम भाग को नव पाषाण युग कहा जाता है। ठीक है, तो इतिहास और प्रागैतिहासिक काल के बीच में अंतर जो है वो मुख्य रूप से यह अंतर है कि ऐतिहासिक काल में जो है हमें लिखित स्रोत मिल जाते हैं, जबकि प्रागैतिहासिक काल में हमें लिखित स्रोत नहीं मिलता है। प्रागैतिहासिक काल जो है वो पूरी तरह से पुरातात्विक खोजों पर ही आधारित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आदि ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है वह काल जब कृषि और धातु का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। बी में दिया हुआ वह काल जब लेखन कला थी लेकिन उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। सी में दिया हुआ वह काल जब नगर सभ्यता का उद्भव हुआ, और डी में है वह काल जब धार्मिक अनुष्ठानों का विकास हुआ। तो यहाँ देखिए सवाल क्या कह रहा है कि आदि ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है। तो आदि ऐतिहासिक काल शब्द से ही पता चल रहा है कि आधा ऐतिहासिक, तो यानी उस समय जो है लिखने की कला तो विकसित हो चुका था, लेकिन वो क्या लिखे थे वो आज तक नहीं क्वेश्चन ने पढ़ पाया है। तो इस प्रकार हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आदि ऐतिहासिक काल उस समय को कहा जाता है जब लेखन कला तो प्रचलन में था, लेकिन जो है उस लेखन को, मतलब उस समय के लिखा हुआ चीज को आज तक किसी ने नहीं पढ़ा सका। ठीक है, यह काल जो है प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच के कड़ी के रूप में देखा जाता है। ठीक है, इसमें मानव जीवन की कई विशेषताएं आधुनिक सभ्यताओं जैसी थी, जैसे कृषि का विकास। देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कृषि का विकास कब हुआ? तो आदि ऐतिहासिक काल में। धातुओं का प्रयोग मनुष्य ने कब करना सीखा? तो वो आदि ऐतिहासिक काल के समय में ही। नगर निर्माण का कब से हुआ? तो वो आदि ऐतिहासिक काल में ही हो गया था। फिर सामाजिक संगठन, लोग जो है समाज में एक संगठन बनाकर रहने लगे थे। ठीक है, लेकिन उसके द्वारा लिखित स्रोत को पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका। इसी कारण इसे ना तो प्रागैतिहासिक कहा जाता है और ना ही ऐतिहासिक कहा जाता है। अब इसका उदाहरण के लिए उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण के लिए जो है हड़प्पा का समय का, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है हड़प्पा का समय। हड़प्पा की लिपि जो है आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, उसकी लिपि जो है चित्रात्मक होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में मनुष्य का सबसे प्राचीन प्रमाण कहां से मिला था। तो ऑप्शन ए में है शिवालिक की पहाड़ियों से, बी में है नर्मदा नदी घाटी से, और सी में है इमाम गांव से, और डी में है मेहरगढ़ से। तो भारत में मनुष्य का सबसे प्राचीन प्रमाण जो है वो नर्मदा नदी घाटी से मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके विषय में थोड़ा हम विस्तार से समझेंगे कि भारत में मनुष्य के अस्तित्व का सबसे पहला प्रमाण जो है वो नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ से जो है नर्मदा मानव के नाम से जो है प्रसिद्ध एक जीवाश्म मिला था। ठीक है, यह प्रमाण इस बात को दर्शाता है कि लाखों वर्ष पहले इस क्षेत्र में मनुष्य निवास करते थे। ठीक है, नर्मदा नदी घाटी जो है वो भूगर्भीय और पुरातात्विक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ मिले जीवाश्म भारतीय उपमहाद्वीप में
मानव विकास की प्राचीनता को सिद्ध करता है। ठीक, तो इसी के आधार पर वैज्ञानिक जो है यहाँ के विषय में ये बताते हैं कि यहाँ पर जो है मनुष्य का सबसे पहला प्रमाण यहाँ मिलता है, और वैज्ञानिक मानव विकास क्रम को समझने में यहाँ के जो स्थिति है वो बहुत मदद करती है। ठीक है, यह खोज जो है भारत के प्रागैतिहासिक अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आग और पहिए का आविष्कार क्रमशः किस काल में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए में है आग का आविष्कार नवपाषाण काल में और पहिया ताम्रपाषाण काल में। बी में दिया हुआ है आग पुरापाषाण काल में और पहिया नवपाषाण काल में। और सी में दिया हुआ है आग मध्यपाषाण काल में और पहिया ताम्रपाषाण काल में। डी में दिया हुआ है आग नवपाषाण काल में और पहिया लौह युगीन में। तो आग जो है वो पुरापाषाण काल में हुआ है और पहिया का आविष्कार जो है वो नवपाषाण काल में हुआ था। तो इस प्रकार इसका आंसर जो है बी हो जाए। ठीक है, क्योंकि आग का आविष्कार जो है वो पुरापाषाण काल में हुआ था और जबकि पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि मानव जीवन में आग और पहिए का आविष्कार एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना गया है। तो आग का आविष्कार जो है वो पुरापाषाण काल में ही हो गया था, जबकि पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ था। आग के आविष्कार से फायदा यह हुआ कि मनुष्य जो है भोजन को पकाना सीख लिया, ठंड से बचने का उपाय पता चल गया, और सबसे बड़ी बात है कि जंगली जानवरों से जो है आग बहुत ज्यादा सुरक्षा प्रदान करते थे। वहीं पहिए का आविष्कार जो है उन्होंने जो है कृषि के क्षेत्र में और परिवहन के क्षेत्र में बहुत योगदान किया। ठीक है, पहिए से बैलगाड़ी बना जो बाद में रथ बन गया। ठीक है, इसमें जो है मनुष्य के जो है मानव गतिशीलता और उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी हुई। जो मनुष्य पहले किसी सामान को ढोने में 2 दिन लगा देते थे, वो अब कुछ मिनट घंटों में ही जो है उस सामान को ढो देते थे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आग और पहिए का आविष्कार जो है मनुष्य के जीवन को जो है शिकारी और संग्रह की जिंदगी से निकालकर एक अस्थायी और संगठित जीवन जो आज के मानव के रूप में देखते हैं, इस तरह से बनाने की ओर अग्रसर किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया पहला जानवर कौन सा था। ऑप्शन ए में है बैल, बी में है बकरी, सी में है कुत्ता, डी में है भेड़। तो इसका आंसर कुत्ता हो जाएगा, यानी सी आंसर इसका आंसर हो जाएगा। मनुष्य के द्वारा पालतू बनाया जाने वाला पहला जानवर कौन था, तो कुत्ता था। ठीक है, नवपाषाण काल में मनुष्य ने अस्थायी निवास की प्रवृत्ति अपना ली थी और इसके साथ साथ उन्होंने कृषि के साथ साथ पशुपालन भी शुरू कर दिया था। ठीक है, इसी समय में सबसे पहले उन्होंने पालतू जानवर जो बनाया वो कुत्ता को बनाया। ठीक है, कुत्ते को पालतू जानवर इसलिए भी बनाया गया क्योंकि वो शिकार करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद थे वो। ठीक है, कुत्ते को पालतू बनाए जाने का प्रमाण कई जगह से जो अस्थायी प्रागैतिहासिक स्थलों से भी मिलता है। ठीक है, कुत्ता मानव का सबसे विश्वसनीय साथी रहा है जो शिकार करने में मदद करता था। आपको पहले भी पता है कि कुत्ता को इसलिए पालतू बनाया क्योंकि वो शिकार करने में मदद करते थे। ठीक है, और साथ ही साथ घर की सुरक्षा भी करते थे। ठीक है, आज भी यह संबंध आज भी मनुष्य के जीवन में जो है मनुष्य और कुत्ता के बीच में जो है दिखाई देता है। आज भी देखिए इंसान मनुष्य जो है वो कुत्ते को पालते हैं और जो है वो घर के रखवाली के लिए कई जगह जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पालतू पशुओं का विकास मानव की सामाजिक और आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण साबित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में चावल का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहां से मिला है। ऑप्शन ए में है कोल्डिहवा, बी में है मेहरगढ़, सी में है इमामगांव और डी में है पल्लावरम। तो चावल का सबसे प्राचीन साक्ष्य जो है वो कोल्डिहवा से मिला है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके विषय में थोड़ा विस्तार से हम जान लेते हैं कि भारत में चावल का सबसे प्राचीन साक्ष्य जो है वो कोल्डिहवा से मिला था। और वो कोल्डिहवा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास स्थित है। यहीं से हमको क्या मिला था, चावल का साक्ष्य मिला था। ठीक है, यहाँ नवपाषाण कालीन बस्तियों का अवशेष भी मिला है जिसमें जो है जले हुए धान के दाने प्राप्त होते हैं। यह प्रमाण लगभग 6000 ईसा पूर्व का माना जाता है। ठीक है, इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में धान की खेती जो है वो अत्यंत प्राचीन रहा है। ठीक है, कृषि के विकास ने मानव को अस्थायी जीवन दिया, उसकी जीवन शैली को बदला और इसके अतिरिक्त जो है अन्न उत्पादन और सभ्यता के विकास में भी उन्होंने मदद किया था। तो इस दृष्टि से कोल्डिहवा जो है वो प्रागैतिहासिक काल का एक महत्वपूर्ण स्थल माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पल्लावरम किस कारण प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में है ताम्रपाषाण कालीन औजारों के लिए, बी में है प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज के लिए, सी में दिया है लौह युगीन बस्तियों के अवशेष के लिए और डी में है नवपाषाण कालीन कृषि प्रमाणों के लिए। तो पल्लावरम जो है वो प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति खोज के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। अब पल्लावरम के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि पल्लावरम जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो
तमिलनाडु में स्थित जो है पल्लावरम स्थल भारत की प्रथम पुरापाषाण कलाकृति की खोज से के कारण प्रसिद्ध है। यहां से जो है पत्थर के औजार, हथियार और अन्य उपकरण भी मिले हैं जो मनुष्य के शिकार और दैनिक जीवन में उपयोग किए जाते थे। ठीक है, इस औजार से यह प्रमाणित होता है कि उस काल में मनुष्य ने जो है पत्थर को काट छांट करके उपकरण बनाना सीख लिया था। यह खोज जो है प्रागैतिहासिक जीवन और मानव की तकनीकी क्षमता को समझाने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव रहा था। पल्लावरम भारतीय पुरातत्व में पुरापाषाण काल का एक प्रमुख स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में प्रागैतिहासिक औजारों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन ए में दिया हुआ है रिजले, बी में है रॉबर्ट ब्रूस फुट, सी में है डेरेजियो और डी में दिया हुआ है व्हीलर। भारत में प्रागैतिहासिक औजारों की खोज जो है सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। इस प्रकार हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम विस्तार से समझ लेते हैं। तो भारत में प्रागैतिहासिक औजारों की खोज का श्रेय जो है वो रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है। ठीक है, इन्होंने जो है 1863 ईस्वी में भारत के विभिन्न स्थलों में पुरापाषाण कालीन औजारों को खोजा था। उसके कार्य ने भारतीय पुरातत्व में प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन की नींव रखी थी। ब्रूस फुट को भारतीय पुरापाषाण पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, यदि ये सवाल पूछा जाए कि भारतीय पुरापाषाण पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है तो वो हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, उसके द्वारा खोजे गए पत्थर के औजार मानव सभ्यता की प्राचीनता और तकनीकी विकास को स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, इस खोज के बाद ने भारत में प्रागैतिहासिक काल में और भी स्थलों का भी अन्वेषण हुआ जिसका श्रेय जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मेहरगढ़ किस कारण प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि भारत का सबसे प्राचीन नगर होने के कारण, बी में दिया हुआ है प्राचीनतम अन्न उत्पादन स्थल होने के लिए, सी में दिया हुआ है ताम्रपाषाण बस्ती होने के लिए और डी में दिया हुआ है लौह औजारों के विकास के लिए। तो मेहरगढ़ जो है वो प्राचीनतम अन्न उत्पादक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार हमारा आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, अब मेहरगढ़ के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। मेहरगढ़ जो है वो पश्चिमी बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है वहां पर स्थित है वर्तमान में। ठीक है, तो मेहरगढ़ में जो है वहां से प्राचीनतम अन्न उत्पादक स्थल का साक्ष्य मिला है। ठीक है, यहां से लगभग 7000 ईसा पूर्व के कृषि अवशेष मिले हैं। गेहूं और जौ की खेती का प्रमाण यहीं से सबसे पहले मिला था। यह सवाल कई बार पूछा गया है कि गेहूं और जौ की खेती का प्रमाण सबसे पहले कहां मिला, तो मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ में कृषि, पशुपालन और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग प्रारंभिक रूप से ही हुआ है। ठीक है, यह स्थल दर्शाता है कि मनुष्य शिकार और संग्रह से आगे बढ़कर व्यवस्थित खेती और स्थायी जीवन शैली को और अग्रसर हो चुका था। ठीक है, मेहरगढ़ विश्व के प्राचीनतम कृषि स्थलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनाम गांव किस युग की बस्ती है और इसका संबंध किस संस्कृति से है? ऑप्शन ए में है नवपाषाण युग, ब्रुजहोम संस्कृति, बी में दिया हुआ है लौह युगीन गंगेय संस्कृति और सी में दिया हुआ है ताम्रपाषाण युगीन जौरवे संस्कृति और डी में है पुरापाषाण युग मालवा संस्कृति। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ताम्रपाषाण युग और जौरवे संस्कृति से यह संबंधित है। ठीक है, इसके विषय में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं कि इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल है। ठीक है, यह ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी और इसका संबंध जौरवे संस्कृति से है। यहां से घरों के अवशेष, मिट्टी के बर्तन और धातु के औजार प्राप्त हुए हैं और यह बस्ती व्यवस्थित कृषि और पशुपालन के लिए जानी जाती है। ठीक है, जौरवे संस्कृति मुख्यतः महाराष्ट्र और मध्य भारत के में फैली हुई थी। ये चीज आप याद कर लीजिए। ठीक है, यदि ये पूछा जाए कि जौरवे संस्कृति मुख्यतः कहां तक फैलाव था तो महाराष्ट्र और मध्य भारत जिसे मध्य प्रदेश भी कहते हैं यहां तक ये मुख्य रूप से यहां फैला हुआ था। ठीक है, इनाम गांव इस संस्कृति का मुख्य केंद्र था। ठीक है, यह स्थल ताम्रपाषाण युगीन जीवन, सामाजिक संरचना और आर्थिक गतिविधियों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि रेडियो कार्बन 14 पद्धति से किस अवधि की मानी गई है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3000 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व, बी में दिया हुआ है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, सी में दिया हुआ है 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व और डी में दिया हुआ है 2600 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। ठीक है, रेडियो कार्बन 14 के परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का काल जो है वो 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बीच का है। ठीक है, यह सभ्यता जो है कांस्य युगीन थी और इसे प्रागैतिहासिक युग की श्रेणी में रखा जाता है।
ठीक है। इससे पहले अनुमान लगाया जाता था कि इसका आरंभ जो है 2500 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों की परीक्षण से सटीक समय अवधि का निर्धारण किया और यह समय अवधि कब से कब तक है, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है, यह समय अवधि इस सभ्यता का उत्कर्ष और पतन दोनों को शामिल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अलेक्जेंडर कनिंघम, बी में दिया हुआ है मोर्टिमर व्हीलर, सी में है जॉन मार्शल और डी में है दयाराम साहनी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने। ठीक है, इसके विषय में और थोड़ा जान लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता की खोज जो है वो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, और कहां किया था, तो हड़प्पा में, जो कि पंजाब में स्थित है। ठीक है, इसके बाद 1922 में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिए, इसमें नहीं दिया गया था लेकिन आगे पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो रखाल दास बनर्जी ने, और कब किया था, तो 1922 में। ठीक है, अब जॉन मार्शल ने इन स्थलों को सिंधु सभ्यता घाटी का नाम दिया था। याद रखिए, यह समझना जरूरी है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने, लेकिन यह पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का नामांकन किसने किया, तो वो जॉन मार्शल ने किया था। ठीक है, जॉन मार्शल ने क्या किया था, सिंधु सभ्यता घाटी का जो है नामांकन किया था, और व्हीलर ने आगे चलकर इसके उत्खनन में और योगदान दिया था। ठीक है, तो इस खोज ने भारतीय इतिहास की नई दिशा दी और यह सिद्ध हुआ कि भारत में विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता विद्यमान थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी स्थल कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आलमगीरपुर, बी में दिया है सुतकांगे डोर, सी में दिया हुआ है दायमाबाद और डी में दिया हुआ है मांदा। तो सबसे पश्चिमी स्थल जो है वो सुतकांगे डोर है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके विषय में थोड़ा और डिटेल से जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी स्थल जो है वो बलूचिस्तान में स्थित जो है सुतकांगे डोर है। ठीक है, अगर यदि यह सवाल पूछा जाए कि सुतकांगे डोर किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो दासक नदी के किनारे स्थित है। सुतकांगे डोर किस नदी के किनारे है, तो दासक नदी के किनारे है। ठीक है, और वहीं यदि पूर्वी स्थल की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल रहा था, और उत्तरी स्थल रहा था मांदा जो जम्मू कश्मीर में है, और सबसे दक्षिणी स्थल रहा था दायमाबाद जो महाराष्ट्र में है। तो इस प्रकार जो है इसका यदि चौहद्दी रख दें तो चौहद्दी आपको इस प्रकार बनेगा, उत्तर में है मांदा, ठीक है, दक्षिण में है दायमाबाद, पूरब में है क्या, आलमगीरपुर, और पश्चिम में है सुतकांगे डोर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता के 6 बड़े नगरों में कौन शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए में है मोहनजोदड़ो, बी में है धौलावीरा, सी में है चनहुदड़ो और डी में है राखीगढ़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो भी सिंधु सभ्यता घाटी का ही नगर है, लेकिन ये जो 6 बड़े नगरों की खोज की थी उसमें से नहीं है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के 6 बड़े नगर कौन कौन से हैं उसको हम भी देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व चरण में केवल 6 नगरों की खोज की गई थी। तो वो 6 नगर कौन कौन से थे, तो पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है गनवारी वाला, चौथा है धौलावीरा और पांचवा है राखीगढ़ी और छठा है कालीबंगन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के 6 बड़े नगर कौन कौन से हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। चंदहुदड़ो एक महत्वपूर्ण स्थल है जहां से मनके बनाने के कारखाने मिले थे, लेकिन इसको जो है बड़े नगर की श्रेणी में नहीं रखा गया है। ठीक है, हम आपको पहले भी बताए थे कि चंदहुदड़ो भी सिंधु घाटी सभ्यता के ही नगर हैं, लेकिन इसको जो है बड़े नगर में नहीं रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए में है कालीबंगन, बी में है लोथल, सी में है राखीगढ़ी और डी में है धौलावीरा। तो बंदरगाह के बारे में यहाँ पूछ रहा है, तो बंदरगाह जो है वो लोथल था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन था, तो लोथल। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। अब लोथल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, और ये कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगर ये इस तरह से सवाल पूछा जाए कि लोथल जो है किस राज्य में अवस्थित है, तो वो गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, यहां से एक विशाल गोदी, मतलब इसको डॉकयार्ड कहते हैं, इसको बंदरगाह भी कहते हैं, इसका अवशेष मिला था। ठीक है, इसके अलावा सुतकोटदा भी एक छोटे से बंदरगाह के रूप में माना जाता है, लेकिन लोथल जो है व्यापार और मनके निर्माण का बड़ा केंद्र था, जहां से विदेशी व्यापार के प्रमाण भी मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर लोथल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 10.01 मीटर, बी में दिया हुआ है 11.88 मीटर,
सी में दिया हुआ है 13.20 मीटर, डी में दिया हुआ है 12.50 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 11.88 मीटर। ठीक है, मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार मिला था उसकी जो है लंबाई कितनी थी? 11.88 मीटर। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार, जिसको सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थापत्य माना जाता है, इसकी लंबाई जो है 11.88 मीटर थी, और चौड़ाई यदि पूछे तो चौड़ाई कितना था? 7.01 मीटर, और गहराई था 2.43 मीटर। ठीक है, इसका निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था और इसमें जल निकासी की उन्नत व्यवस्था थी। ठीक है, यह स्थान धार्मिक अनुष्ठानों और सामुदायिक स्नान के लिए प्रयोग में आता होगा, ऐसा अनुमान जो है इतिहासकारों ने लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पशुपतिनाथ की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई? ए में है मोहनजोदड़ो, बी में है कालीबंगन, सी में है हड़प्पा और डी में है धौलावीरा। तो पशुपतिनाथ का मूर्ति जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला था, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता की आकृति मिली है, जिसे पशुपति महादेव का रूप माना जाता है। ठीक है, उसके चारों ओर हाथी, गेंडा, भैंसा और चिता बने हुए हैं। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है कि पशुपतिनाथ के चारों ओर जो है वो किस किस जानवर का छाप दिया गया है। तो कौन कौन से जानवर हैं? एक है हाथी, दूसरा है गेंडा, तीसरा है भैंसा और चौथा है चिता। ठीक है, तो ये चारों याद रखिए। इसे आरंभिक शिव रूप या आदि योगी का स्वरूप माना जाता है। यह प्रमाण दर्शाता है कि सैंधववासी प्रकृति और पशु पूजा से जुड़े धार्मिक विचार रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले थे? ऑप्शन ए में है हड़प्पा, बी में है लोथल, सी में है कालीबंगन और डी में दिया हुआ है धौलावीरा। तो चावल का प्रथम साक्ष्य जो है वो लोथल से मिला था, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके विषय में और थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं कि चावल के सबसे प्राचीन साक्ष्य जो है लोथल से प्राप्त हुआ था। लोथल और रंगपुर से चावल के दाने मिले थे, जो यह सिद्ध करता है कि सैंधव लोग चावल की खेती भी करते थे। ठीक है, तो यहां ऑप्शन रंगपुर तो दिया नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। ठीक है, और इसके विषय में पढ़ लेते हैं कि मुख्य फसल जो है गेहूं, जौ थी, परंतु चावल की खेती का प्रारंभिक रूप इसी सभ्यता में देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता की लिपि की विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए में है कि केवल बाएं से दाएं लिखी जाती थी, बी में दिया हुआ है केवल दाएं से बाएं लिखी जाती थी, सी में दिया हुआ है कि दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी, और डी में दिया हुआ है कि केवल ऊपर से नीचे लिखी जाती थी। तो सिंधु घाटी की लिपि की जो प्रमुख विशेषता थी वो इस प्रकार थी कि पहले जो है वो दाएं से बाएं लिखा जाता था और फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी। तो इस प्रकार इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता जो थी वो क्या थी कि पहले जो है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, जैसे इस प्रकार से लिखी जाती थी, और जब कॉलम पूरा हो जाता था तो फिर से जो है बाएं से दाएं शुरू हो जाता था, यानी इधर से फिर से शुरू हो जाता था, फिर नेक्स्ट जो है ऐसे चलता था और फिर जो है इस तरह से चलता था। तो इस प्रकार जो है पहले दाएं से बाएं लिखी जाती थी और फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो है वहां की लिपि जो है भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, इसे पहले दाएं से बाएं लिखा जाता था, परंतु जब अभिलेख लंबा होता था तो दूसरी पंक्ति के लिए उल्टी दिशा में लिखी जाती थी। ठीक है, इस पद्धति को ब्रुस्टोफेडन कहते हैं, इसको आप याद कर लिए। ठीक है, अब तक यह लिपि अपठित है। आपको बताए थे कि हड़प्पा की लिपि या सिंधु घाटी की लिपि जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल में माना जाता है, क्योंकि जो है उसकी लिपि जो लिखा हुआ तो मिल गया है, लेकिन उसका जो है आज तक किसी ने पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, जिससे उनके धार्मिक विचार और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू जो है आज भी रहस्य बना हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में प्रयुक्त मेहोला शब्द का अभिप्राय किससे है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अफगानिस्तान की सभ्यता, बी में दिया हुआ है मिस्र की सभ्यता, सी में है सिंधु घाटी की सभ्यता और डी में है चीन की सभ्यता। तो मेहुला शब्द का प्रयोग जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसके विषय में और थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं कि मेसोपोटामिया के अभिलेख में प्रयुक्त मेहुला शब्द जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से है। ठीक है, यह दर्शाता है कि सैंधववासी मेसोपोटामिया जैसे देशों से व्यापारिक संबंध रखते थे और वहां से तांबा, चांदी और टीन आयात होते थे। ठीक है, क्या क्या आयात होते थे? तांबा, चांदी और टीन।
जबकि सैंधव वासी जो है मोती, मनके और सूती वस्त्र निर्यात करते थे। यह विदेशी व्यापार उसके आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किस रूप में वर्णित किया। तो ए में दिया हुआ है व्यापारिक नगर, बी में है जुड़वा राजधानी, सी में है धार्मिक केंद्र और डी में है सैन्य छावनी। तो पिगट जो है वो एक इतिहासकार थे, उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। तो इस प्रकार बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके विषय में और थोड़ा विस्तार से जानते हैं। ब्रिटिश विद्वान पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। अब देखिए यहाँ एक सवाल और बनता है, यदि सवाल पूछा जाए कि पिगट किस देश के इतिहासकार थे या किस देश के निवासी थे, तो वो ब्रिटिश इतिहासकार थे या ब्रिटिश विद्वान थे। ठीक है, उन्होंने जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जो है जुड़वा राजधानी कहा। दोनों नगर सुव्यवस्थित, सुनियोजित, विशाल भवनों और उन्नत जल निकासी प्रणाली के कारण ये अत्यंत महत्वपूर्ण थे। ठीक है, हड़प्पा उत्तर की ओर और मोहनजोदड़ो दक्षिण की ओर स्थित थे। ठीक है, जिससे संपूर्ण सभ्यता का नियंत्रण संभव था। यह सिद्ध करता है कि सैंधव सभ्यता में नगर योजना और प्रशासनिक संगठन अत्यंत विकसित। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग धरती को किस रूप में पूजते थे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अग्नि की देवी, बी में दिया हुआ है उर्वरा की देवी और सी में दिया हुआ है युद्ध की देवी और डी में दिया हुआ है ज्ञान की देवी। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है धरती को उर्वरा की देवी के रूप में पूजते थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर सही हो जाएगा। इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। ठीक है, तो क्या मानते थे? उर्वरता की देवी। ठीक है, मिट्टी की बनी हुई अनेक स्त्री मूर्तियां, जिसको मृण मूर्तियां भी कहते हैं, इसी विश्वास को पुष्टि करती है। ठीक है, मातृ देवी की पूजा का प्रचलन यहाँ सर्वाधिक था। यह परंपरा आगे चलकर वैदिक कालीन पृथ्वी देवी या अन्य उर्वरा देवी संबंधित देवी पूजा के रूप में विकसित हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्रतीक सूर्योपासना से जुड़ा हुआ माना जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है त्रिशूल, बी में दिया हुआ है चक्र चिन्ह, सी में दिया हुआ है पद चिन्ह और डी में दिया हुआ है स्वास्तिक चिन्ह। तो सूर्योपासना से जुड़ा हुआ माना जाता था किसको? तो स्वास्तिक चिन्ह को। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी की मोहरों और बर्तनों पर स्वास्तिक चिन्ह का जो है निशान पाया गया है। ठीक है, इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह सूर्योपासना का प्रतीक था। ठीक है, स्वास्तिक बाद में भारत की संस्कृति का अत्यंत शुभ माना गया और आज भी धार्मिक प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित है। ठीक है, इससे यह सिद्ध होता है कि सैंधव लोग जो है प्राकृतिक और आकाशीय शक्तियों की उपासना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सैंधव समाज को मात्र सत्तात्मक मानने का प्रमुख आधार क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पशु पूजा के प्रमाण, बी में दिया हुआ है अग्निकुंड की खोज, सी में दिया हुआ है स्त्री मृण मूर्तियों की अधिकता और डी में दिया हुआ है युग्म समाधियों का मिलना। तो मात्र सत्तात्मक मानने का प्रमुख आधार जो ये था कि स्त्री मृण मूर्तियों की अधिकता वहां पर पाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सैंधव समाज से जो है स्त्री मृण मूर्तियां का मतलब क्या होता है? मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां। ठीक है, वो यहाँ जो है स्त्री की मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां बहुत ज्यादा संख्या में पाया गया था। इसी कारण से ये माना जाता है कि सैंधव समाज जो है वो मात्र सत्तात्मक समाज था। इसके विषय में और थोड़ा जानते हैं कि सिंधु सभ्यता से मिट्टी की अनेक स्त्री मूर्तियां मिली है। इसे जो है मातृ देवी या उर्वरता की देवी के रूप में माना गया था। ठीक है, इसकी अधिक संख्या के कारण जो है यह संकेत माना जाता है कि यह समाज जो है मात्र सत्तात्मक रहा होगा। ठीक है, स्त्रियों की सामाजिक और धार्मिक भूमिका इस सभ्यता में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में मनोरंजन का एक प्रमुख साधन क्या था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है नृत्य नाट्य, बी में दिया हुआ है चौपड़ और पासा खेलना, सी में दिया हुआ है चित्रकला और संगीत और डी में दिया हुआ है लेखन प्रतियोगिता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में मनोरंजन का प्रमुख साधन था चौपड़ खेलना और पासा खेलना। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को लड़ाई करवाना, चौपड़ या पासा खेलना जैसे खेल खेलते थे। ठीक है, तो यहाँ कौन कौन सा खेल प्रचलित था? मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों की लड़ाई करवाना या चौपड़ या पासा खेलना। ठीक है, मोहरों और पासों के अवशेष इसके प्रमाण देते हैं। ठीक है, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सैंधव लोग अवकाश और खेल कूद को महत्व देते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कालीबंगा स्थल की कौन सी विशेषता थी। ऑप्शन ए में दिया हुआ है विशाल अन्नागार, बी में दिया हुआ है निचले नगर के किले का से घिरा होना, सी में दिया हुआ है पशुपति नाथ की मूर्ति और डी में दिया हुआ है नर्तकी की कांस्य प्रतिमा।
तो कालीबंगा स्थल का विशेषता यह था कि निचले नगर का किले से घिरे होना। तो इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। तो कालीबंगा जो है वर्तमान भारत के राजस्थान राज्य में अवस्थित है। ठीक है, यदि यह सवाल पूछा जाए कि कालीबंगा स्थल जो है किस राज्य में अवस्थित है, तो वो राजस्थान होगा। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसा स्थल था कि जहां निचला नगर भी किलों से घिरा हुआ रहता था, और यही इसकी प्रमुख विशेषता थी। यहां से अग्निकुंड और खेत जोते जाने का प्रमाण मिला है। ठीक है, ये सवाल कई बार पूछा गया है, कालीबंगा से किसकी साक्ष्य मिला है, तो यहां से अग्निकुंड मिला है और जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। ठीक है, इससे यह प्रमाण पता चलता है कि वहां के लोग धार्मिक भी थे और कृषि से जो है पूरी तरह से परिचित थे। ठीक है, अब देखिए कालीबंगन जो शब्द है वो दो अर्थों से मिलकर बना है। कालीबंगन का अर्थ होता है काली और चूड़ियां। ठीक है, तो यह स्थल जो है संदर्भ सभ्यता में धार्मिक और कृषि गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में शव संस्कार की कौन सी परंपराएं प्रचलित थी। ऑप्शन ए में दिया हुआ है केवल जलाना, बी में दिया हुआ है केवल दफनाना, सी में दिया हुआ है जलाना और दफनाना दोनों, डी में दिया हुआ है शवों को नदी में बहाना। यानी ये पूछ रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो शवों का अंतिम संस्कार किया जाता था वो किस परंपरा से होता था। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में शवों का अंतिम संस्कार जलाकर भी किया जाता था और दफनाकर भी किया जाता था, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। जलाना और दफनाना दोनों परंपराएं वहां पर प्रचलित थी। ठीक है, सैंदल सभ्यता में शवों को जलाने और दफनाने दोनों की प्रथाएं प्रचलित थी। ठीक है, हड़प्पा में शवों को दफनाने की परंपरा थी, इस चीज को आप याद कर लीजिए। हड़प्पा में जो है वो शवों को दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। तो इस प्रकार सैंदल सभ्यता में जलाने और दफनाने की दोनों प्रथाएं जो है प्रचलित मानी जाती थी। ठीक है, लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियां मिले हैं। यानी युग्म समाधियां क्या होता था कि दंपति को एक साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, लोथल और कालीबंगन में कई ऐसे समाधियां मिले हैं जहां पर दंपति को जो है एक साथ एक ही कब्र में दफनाया जाता था। ठीक है, इससे उनके धार्मिक विश्वासों की विविधता का पता चलता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है। ए में है स्लेट, बी में है टेराकोटा, सी में है चूना पत्थर और डी में है संगमरमर। तो आग से पकी हुई मिट्टी के बर्तन को टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं कि आग में पकी हुई मिट्टी से बनी कोई भी वस्तु, चाहे बर्तन हो या कोई अन्य वस्तु हो, उसको क्या कहा जाता है, टेराकोटा कहते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से टेराकोटा की अनेक मूर्तियां, खिलौना, सील और बर्तन प्राप्त हुए। ये वस्तुएं धार्मिक, सामाजिक और मनोरंजन से संबंधित थे और उनके वहां के जीवन को सजीव चित्र जो है प्रस्तुत करती थी ये सभी वस्तुएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग तलवार से अपरिचित थे, तो वो मुख्यतः किस हथियार का प्रयोग करते थे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है भाला और गदा, बी में दिया हुआ है तोप और बारूद, सी में दिया हुआ है तलवार और कटार, डी में दिया हुआ है चक्र और धनुष। तो यहां देखिए क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग जो है वो तलवार से अपरिचित थे। तो यहाँ तो तलवार से अपरिचित है, तो इस तरह से सी तो नहीं होगा, क्योंकि तलवार से चूंकि परिचित थे ही नहीं। तो अब आ जाता है कि सवाल कह रहा है कि वो किस हथियार का वो प्रयोग करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो भाला और गदा को हथियार के रूप में प्रयोग करते थे। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। इसके विषय में और थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है तलवार से परिचित नहीं थे, वे मुख्य रूप से भाला, गदा, तीर कमान और तांबे पीतल के औजार के से बने हुए हथियारों का प्रयोग करते थे। ठीक है, इससे पता चलता है कि यह समाज जो है युद्ध प्रिय न होकर शांति और व्यापार पर केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण कौन सा माना जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है भूकंप, बी में है महामारी, सी में है विदेशी आक्रमण, डी में है बाढ़। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का सबसे प्रभावी कारण जो है वो बाढ़ को माना गया है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में और थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। कई इतिहासकारों के मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है वो सबसे प्रभावी कारण जो रहा है वो बाढ़ रही थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो जैसे नगरों में बार बार आई बाढ़ का कई प्रमाण मिले हैं। ठीक है, अन्य कारणों में जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना और विदेशी आक्रमण भी रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ संसाधनों की कमी भी शामिल है, लेकिन व्यापक रूप से जो है बाढ़ को ही मुख्य कारण माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए।
ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।